आज एक साथ सारी वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं गुरुकुल कोचिंग से विकास सर बात कर रहा हूं और मैं आज आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत बच्चों ने हमें ये बताया कि 12वीं क्लास के एग्ज़ाम आ रहे हैं और उसके बेस पर कुछ हमारे लिए क्वेश्चंस बना दिए। तो आज मैं जो टॉपिक करवाऊंगा वो पूरे 12वीं बेस का होगा और इसमें ज़्यादातर 1 घंटे की वीडियो होगी और इसमें आप टोटली जितने भी आपके एग्जाम बेसिस के क्वेश्चन आएंगे 6 चैप्टर के, वो सभी आपके इसी में कवर होंगे। इसके अलावा आपके बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें तो शायद आपको ये सारे टॉपिक आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आए। जब समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे कि मैं आपको आने वाले और भी कई टॉपिक है उनको मैं आराम से क्लियर करूंगा और जब फाइनल टर्म का एग्जाम आएगा तो पूरी वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, जिससे कि आप आसानी से 12वीं क्लास को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ाएंगे आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे और 1 ही घंटे की वीडियो में सारे क्लास को आपको हम कवर करवाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि 12th क्लास के जब चैप्टर आपका है शीत युद्ध का दौर, युद्ध का दौर, ठीक। चैप्टर पहला आपका ये है। इसी के अंदर आपका एक चैप्टर मिक्स कर दिया गया है, सोवियत संघ का अंत का विघटन। ये जिसे हम 2 ध्रुवीयताओं का अंत कहते हैं। इसके बाद आपका आता है अमेरिका का वर्चस्व। इसके बाद आपका टॉपिक आया है यूएनओ। इसके बाद आपका टॉपिक जो है वो है विभाजन, विभाजन या राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसके बाद आपका टॉपिक है वो है नियोजित विकास। इसके बाद आपका टॉपिक लास्ट जो बचा वो है आपका भारत का विदेशी संबंध, भारत और विदेशी संबंध, विदेशी नीति, विदेश नीति, भारत की विदेश नीति। दोस्तों, ये आपके 6 टॉपिक है, 6 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। इन टॉपिकों को आज मैं 1 ही घंटे में कवर कराऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आपके ना आए और आराम से इन चीज़ों को आप समझ सकें। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप जितने भी आपके 40 से 50 MCQ क्वेश्चन आएंगे, अब अगर आपने 1 घंटे की वीडियो देख ली तो सारे आपके क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 1-2 क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, लेकिन बाद बाकी आपके 90% क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपके सारे पेपर आराम से हो जाएंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पहला हमारा टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध में हमें पढ़ना क्या है तो वो देखें। पहला टॉपिक हमारा है कि शीत युद्ध होता क्या है। तो पता होगा कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जो वास्तव में युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध जैसी संभावनाएं बनी रहती है। शीत युद्ध का अर्थ है वास्तव में युद्ध ना होना, लेकिन युद्ध जैसी संभावना बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है। आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था, ठीक। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था, ठीक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हम देखते हैं कि देश के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझने से पहले हम ये बता दें कि दुनिया में 2 तरह के वर्ल्ड वॉर हुए थे, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध में बहुत ही जन धन की हानि हुई थी, लेकिन
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो देखते हैं कि बहुत सारे देश समझदार हो गए और उनका मानना था कि अब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए देश के अंदर एक नई सी नीति अपनाई जाएगी। तो पूरे वर्ल्ड ने विचार किया और एक प्रकार की योजना बनाई और उस योजना के तहत हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन यूएन की स्थापना 1920 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन अर्थात लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि सभी देशों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ यूरोपीय देश अभी भी ऐसे थे कि वे अपने दुश्मनी का बदला लेना चाहते थे, जैसे कि हिटलर जर्मनी का शासक था, ठीक। इसके अलावा मुसोलिनी ऑस्ट्रिया का शासक था। तो ये सभी शासक का मानना था कि जो है हमारे पे अत्याचार हुआ है और हम जो है इनका बदला लेकर ही रहेंगे। जर्मनी का गुस्सा मेन रूप से फ्रांस पर था और यही गुस्सा आगे जाकर के हम देखते हैं कि सभी देशों में उग्र राष्ट्रवाद को पैदा करता है। उग्र राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद होता है जिसमें हम देखते हैं कि वे अपने ही देश को सर्वोच्च मानते हैं और बाकी देश के धर्म के लोगों को कुछ नहीं मानते और वे जो है उन दूसरे देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ यूएन जो है विफल हो गया और 1939 और 1945 के बीच हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही दो महाशक्तियों का उदय होता है। एक आपका अमेरिका जिसे हम यूएसए कहते हैं और एक आपका सोवियत संघ जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। दो महाशक्तियां थी। दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद को लेकर के युद्ध हुआ। वैचारिक मतभेद क्या था? तो एक जो था वो पूंजीवाद को मानता था, पूंजीवाद को, और एक आपका था जो साम्यवाद को मानता था। दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। पूंजीवाद का अर्थ होता है एक ऐसी राष्ट्रवादी नीति जिसमें जितने भी उत्पादन के क्षेत्र होंगे, उत्पाद के क्षेत्र होंगे, वो सभी प्राइवेट हाथ में होगा। कुछ चीजों को छोड़ करके सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण करना अर्थात प्राइवेट सेक्टर में बेच देना, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। लेकिन साम्यवाद की नीति थी कि कुछ चीजों को प्राइवेट करना और बाकी चीजों को गवर्नमेंट सेक्टर में दे देना। जैसे कि उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण साम्यवाद कहलाता है और उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण पूंजीवाद कहलाता है। इन दोनों की वैचारिक मतभेद कारण 1945 से 1991 तक हम देखते हैं दुनिया में शीत युद्ध का दौर चला। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें किसी प्रकार की हथियारों की युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें बातचीत के द्वारा युद्ध किया गया था। और इसी के जरिए हम देखते हैं कि दुनिया में लगभग 45 सालों तक एक ऐसी स्थिति बनी रही कि लगने लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ और 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ और दुनिया में दो ध्रुवीयताओं का अंत हो गया। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि 1945 में से 1990 के बीच कई सारे घटनाएं घटी थी जो आपके इस टॉपिक से कनेक्ट है। जैसे कि हम बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप लोग भली भांति से परिचित होंगे। क्यूबा मिसाइल संकट 1962। दोस्तों, क्यूबा एक देश है जो अभी वेस्ट इंडीज का महाद्वीप है, लेकिन जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे क्यूबा किसका द्वीप था? तो वो अमेरिका का एक छोटा सा द्वीपीय देश था। द्वीपीय देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, बहुत ही छोटा देश है जो अमेरिका से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, क्यूबा जो है अमेरिका से मात्र 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे क्यूबा का संबंध सोवियत संघ से था। आपको पता होगा दो महाशक्तियां थी, एक आपका यूएसए जिसे हम अमेरिका कहते हैं और एक आपका यूएसएसआर, लेकिन बीच में आ गया था आपका कौन? क्यूबा।
क्यूबा का संबंध था यूएसएसआर से, क्योंकि यूएसएसआर क्यूबा को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। तो क्यूबा को जब आर्थिक सहायता सोवियत संघ प्रदान कर रहा था, तो सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शेव ने सोचा क्यूबा को क्यों ना एक सैनिक अड्डे के रूप में बदला जाए। अगर क्यूबा एक सैनिक अड्डा बदलता है तो अमेरिका के ऊपर निगरानी रखने में काफी सहूलियत होगी। यह सोच करके क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाने की कोशिश किया कौन? यूएसएसआर। लेकिन उसे इस बात की टेंशन थी कि यूएसए के बगल में क्यूबा है और क्यूबा एक साम्यवादी देश है। उसे टेंशन यह थी कि कहीं यूएसए क्यूबा पर हमला ना कर दे, अटैक ना कर दे, जैसे कि जापान पर उसने अटैक किया था उस तरह से क्यूबा पर भी अटैक ना कर दे। अगर क्यूबा पर यूएसए अटैक करता है तो क्यूबा के राष्ट्रपति उस टाइम पे थे फिदेल कास्ट्रो। दोस्तों तीनों देश के नेताओं का नाम याद कर लो। एक था आपका जॉन एफ कैनेडी, एक आपका था फिदेल कास्ट्रो, एक आपका था निकिता खुर्शचेव। जॉन एफ कैनेडी, फिदेल कास्ट्रो और निकिता खुर्शचेव उस टाइम के तीनों देश के नेता थे। तो निकिता खुर्शचेव को लगा कि अगर अमेरिका ने क्यूबा पर अटैक किया तो फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट जाएगा, वो साम्यवाद से पूंजीवाद में बदल जाएगा। उस टेंशन की वजह से यूएसएसआर ने क्या किया? क्यूबा द्वारा अमेरिका पर परमाणु बम तैनात कर दिया। किसके द्वारा? तो क्यूबा द्वारा अमेरिका पर परमाणु बम तैनात कर दिया। छोड़ा नहीं गया था बल्कि तैनात करके छोड़ दिया। अर्थात ऐसा कर दिया कि अगर अमेरिका जब भी क्यूबा के लिए अटैक करेगा तो सबसे पहले हमला सोवियत संघ के द्वारा होगा। लेकिन अमेरिका को इस बात की भनक बिल्कुल ही नहीं थी। अमेरिका को इस बात का पता लगभग 21 दिन के बाद चला। 21 दिन के जब बाद चला पता, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कुछ भी करने से एक बार सोच रहा था कि अगर मैंने जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लिया जिससे कि हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, तो वो इस बात से टेंशन था और वो कुछ भी करने से एक बार के लिए सोच रहा था। जॉन एफ कैनेडी यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता खुर्शचेव को समझाने का प्रयास किया कि आप जो है क्यूबा से अपने मिसाइल को हटा ले, ये नहीं तो तीसरे विश्व युद्ध के ओर जाएगा। तो यूएसएसआर के राष्ट्र नेता निकिता खुर्शचेव ने कहा कि हम जो है मिसाइल नहीं हटाएंगे। तो समझाने की सारी तमाम कोशिश जब खत्म हो गई, तब जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया? यूएसएसआर के जंगी जहाज जो था लगा हुआ, उसके पीछे लगा दिया अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज, और दोनों देश ने एक दूसरे पर क्या किया? परमाणु बम तैनात कर दिया। जब दोनों देश ने एक दूसरे पर परमाणु बम तैनात कर दिया, तो जब दुनिया को जब पता चला कि पहली बार अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आए हैं और अगर किसी ने भी गलती से ही कोई भी मिसाइल अटैक कर दिया तो शायद दुनिया में तबाही मच जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं होगा, पूरा दुनिया जो है विनाश होगा, न्यूक्लियर वेपन का हमला होगा और सभी जगह पे तबाही का होड़ मचेगा। यह बात सुनकर के यूएनओ और गुट निरपेक्ष आंदोलन उस समय नया नया बनाई था, जितने भी आपके बड़े बड़े एनजीओ देश थे, एनजीओ मेंबर्स थे, उन सभी ने क्या किया? अमेरिका और सोवियत संघ को समझाने का प्रयास किया और प्रयास करने के बाद क्यूबा मिसाइल संकट की समस्या को हल किया और इसे हम जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान ऐसी घटना उत्पन्न हुई थी कि लगने लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। शीत युद्ध का मेन जो पॉइंट बिंदु था वो था क्या? क्यूबा मिसाइल संकट। दोस्तों ये आपका था क्यूबा मिसाइल संकट। इसके अलावा अगला जो टॉपिक आपका है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों पता होगा आपको कि दुनिया दो महाशक्तियों में बटी हुई थी, एक आपका अमेरिका और एक आपका सोवियत संघ।
अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को। अमेरिका का मानना था कि दुनिया पूंजीवादी के रंग में ढल जाएगा, लेकिन सोवियत संघ का मानना था कि दुनिया साम्यवाद के रंग में ढल जाएगा। लेकिन उसी बीच बहुत से देश ऐसे थे जो नए नए आजाद हो रहे थे। उन देशों में भारत भी था, यूगोस्लाविया भी था, मिस्र भी था, अफ्रीका के बहुत सारे देश थे जो ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो रहे थे। इन देशों का मानना था कि ना तो हम अमेरिका में शामिल होंगे और ना ही हम सोवियत संघ में शामिल होंगे। उनका मानना था कि अगर हमने एक का भी साथ दिया तो दूसरा हम पे हावी होगा और हम पे अटैक कर देगा। तो इस डर की वजह से उन्होंने दोनों से अलग रहा और तटस्थ बना। तटस्थ मतलब होता है कि ना तो हम अमेरिका की बात करेंगे और ना ही हम सोवियत संघ की बात करेंगे, और एक अपनी नई पॉलिसी लाएंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसका अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपने गुट का विकास करना, सही बातों का समर्थन करना और गलत बातों का विरोध करना गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाता है। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की पहली बैठक जो सफल नहीं हुई थी वो हुई थी 1955 में। इसे कहते हैं अफ्रो एशियाई सम्मेलन। अफ्रो एशियाई सम्मेलन। दोस्तों, 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को आयोजित करने में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर काफी महत्वपूर्ण रहा। इसी से बेस पे क्वेश्चन आता है कि अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। कहां हुआ था? तो इंडोनेशिया का शहर बांडुंग। इंडोनेशिया का शहर बांडुंग, जिसमें अफ्रीका के 6 देश थे और एशिया के लगभग 25 देशों ने भाग लिया था, इसलिए इसे अफ्रो एशियाई सम्मेलन कहते हैं, जिसमें अफ्रीका और एशिया के दोनों देश भाग लिए थे। इसके बाद इन्हीं का मानना था कि जल्द से जल्द गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि पहली बैठक 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। दोस्तों, मैं मेन सम्मेलन जो आपके थे उनको मैं आपको लिख देता हूं, आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। इन सम्मेलन से क्वेश्चन आपके अवश्य आने वाले हैं। पहला सम्मेलन आपका 1961 में, 7वां आपका ये आपका प्रथम सम्मेलन, ये आपका 7वां 1983 में, ये आपका 14वां 2006 में, ये आपका 16वां, ये आपका 2012 में, 17वां, 2017 में, 18वां 2019 में। ये आपके जितने भी सम्मेलन है वो मेन सम्मेलन है, इनको आप ध्यान में रखें, इसी से आपके एमसीक्यू बनेंगे। 1961 में आपका पहला जो समिट मीटिंग हुई थी वो आपका कहां हुई थी? यूगोस्लाविया में, की राजधानी बेलग्रेड। यूगोस्लाविया कैपिटल बेलग्रेड में पहली बार 1961 में गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके अलावा 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, इस टाइम पे अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी।
ठीक, इस सम्मेलन में लगभग 25 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में लगभग आपके 100 देशों ने भाग लिया। इसमें 25, इसमें 100। इसके अलावा 14वां शिखर सम्मेलन क्यूबा की राजधानी हवाना में जिसमें कुल 110 देशों ने भाग लिया था। इसके अलावा 16वां शिखर सम्मेलन 2012 में तेहरान में आयोजित हुआ था। तेहरान जो कि आपके ईरान की राजधानी है। ईरान की राजधानी तेहरान में क्यूबा गुटनिरपेक्ष का 16वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 120 देशों ने भाग लिया था। ठीक, इसके बाद 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला की राजधानी कालाकास, जहां पता होगा कि आपको अभी हाल ही में से करंट जुड़ा हुआ है, करंट का क्वेश्चन, कि कालाकास अर्थात वेनेजुएला ही एक ऐसा देश है जिन्होंने 10 लाख का एक करेंसी जारी किया है, 10 लाख का करेंसी। तो कालाकास में 2017 में गुटनिरपेक्ष का 17वां सम्मेलन आयोजित हुआ, जिनमें लगभग 120 देश भाग लिए। इसके बाद 18वां सम्मेलन अभी हुआ है अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, जिसमें इल्हाम अलीयेव इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जहां पे गुटनिरपेक्ष का 18वां सम्मेलन हुआ। पहला, 7वां, 14वां, 16वां, 17वां और 18वां। गुटनिरपेक्ष का प्रत्येक सम्मेलन 3 वर्षों के बाद आयोजित होता है। 3 वर्षों के बाद आयोजित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में किन किन देश के नेताओं ने अहम योगदान दिया। ठीक, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में 5 देश के नेताओं ने काफी अहम योगदान दिया। तो गुटनिरपेक्ष के 5 देश के नेताओं का नाम भी काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो उन देश के नेताओं को आप ध्यान से देखें और लिखने का जरूर प्रयास करें, जिससे कि आपके जो 5-10 दिन बचे हुए एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आपके इसी में कवर हो जाए। पहला आपका भारत है, दूसरा आपका इंडोनेशिया, तीसरा आपका यूगोस्लाविया, चौथा आपका घाना और 5वां आपका मिस्र। ये 5 देश के नेताओं का अहम योगदान रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया का डॉक्टर सुकर्नो, यूगोस्लाविया का ब्राज टीटो, घाना का वामे इनकुरमा, और मिस्र का गमाल अब्दुल नासिर। ये 5 देश के नेताओं का अहम योगदान रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में। अब यहां पे बात ये उठ रही है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता होनी चाहिए या नहीं। अगर प्रासंगिक है तो अपने शब्दों में उत्तर दे, या अप्रासंगिक है तो अपने शब्दों में उत्तर दे। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की होना आवश्यक है, क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत सी समस्याएं ऐसी है
जो केवल गुटनिरपेक्ष के देश ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से विकसित देश मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आज दुनिया में एक महाशक्ति है अमेरिका, और केवल अमेरिका अपने फायदे के लिए ही सोचता है। इसलिए हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक माना जाता है। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसमें अगला टॉपिक कि महाशक्तियां छोटे देशों से संबंध क्यों रखते हैं। तो महाशक्तियां चार कारणों से, महत्वपूर्ण चार कारण कहते हैं क्वेश्चन कि महाशक्तियां छोटे देशों से संबंध क्यों स्थापित करते हैं। तो महाशक्तियां छोटे देशों से संबंध स्थापित करते हैं, इसके प्रमुख कारण है। नंबर एक हम अगर देखें तो पहली बात, महाशक्तियां भूभाग के लिए छोटे देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा, महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, महत्वपूर्ण संसाधन जिनमें आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस ये आ गया। तीसरा आपका आर्थिक सहायता के लिए। जब महाशक्तियां युद्ध से विनाश हो जाते थे, युद्धों से हुए विनाश से बचाव के लिए छोटे देशों से आर्थिक सहायता लेते थे। चौथा आपका आता है हथियार छुपाने के लिए। हथियार छुपाने या हथियारों का परीक्षण करने के लिए छोटे देशों से संबंध स्थापित करते थे, जिससे कि दुश्मन देश को पता चले कि उसके पास कितना हथियार और कितनी सेना है। तो ये चार कारण थे। इन चार कारणों से वे लोग छोटे देशों से संबंध स्थापित करते थे। छोटे देशों को यह फायदा होता था कि उससे दूसरे महाशक्तियों से डर और सुरक्षा बचाव जो है बना रहता था। उसे दूसरे महाशक्ति से खतरा नहीं होता था, क्योंकि उसे उसकी महाशक्ति जो है उसे प्रोटेक्शन प्रदान करता था। इस प्रकार से आपका ये भी टॉपिक आपका खत्म हुआ। अगला आपका टॉपिक इसी में है नाटो। नाटो क्या है? नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, और नाटो एक प्रकार के ऐसा सैन्य संगठन था जिसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने बनाया था। इसमें स्टार्टिंग में 12 देश थे, लेकिन अब इसमें टोटल 31 कंट्री शामिल है। नाटो का उद्देश्य मुख्य रूप से शीत युद्ध के टाइम में था कि कोई भी देश अगर बिना वजह नाटो के सदस्य देश पर हमला करता है तो 12 देश अपने ऊपर हमला मान करके उन अकेले देश का मुकाबला करेगा। ये नाटो की पॉलिसी थी। नाटो का पूरा नाम पूछा आता है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में। कुल देश कितने थे? 12। वर्तमान में देश कितने हैं? 31 है। इनमें मुख्य रूप से यूरोपीय कंट्री शामिल है। इसके बाद नाटो के बाद आपका अमेरिका ने सीटो SEATO सीटो की स्थापना की, फिर SENTO सेंटो की स्थापना की। ये अमेरिका का द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसके बाद ये तो अमेरिका के बनाए गए संगठन थे। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये आपके सैनिक संगठन का नाम है। इसके बाद अमेरिका को देखा देखी में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट की स्थापना की। वारसा
पैक्ट की स्थापना 1955 में की, जिसमें कुल 8 देश शामिल थे और 1990 में 91 में सोवियत संघ के अंत के साथ ही ये भी आपका खत्म हो गया था। ये आपके टोटल आपके जितने भी नाम थे और स्थापना थे। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सीटो और सेंतो की स्थापना कभी, तो 1954 में, वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसके बाद आपका टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है वो है बर्लिन की दीवार। ठीक, पहला आपका टॉपिक है बर्लिन की दीवार। दूसरा आपका मार्शल योजना। तीसरा आपका अमेरिका द्वारा जापान पर हमला। इसके बाद आपका आता है शॉक थेरेपी। बर्लिन की दीवार की बात करें तो 1961 में, 1961 से 1989, 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच, जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहां पे लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई थी। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के टाइम में सोवियत संघ के कुछ देश ऐसे थे, उनका मानना था कि पश्चिमी देशों का विकास हो रहा है, तो वे लोग पूर्वी जर्मनी को छोड़ करके पश्चिमी जर्मनी मतलब ईस्ट जर्मनी को छोड़ करके वेस्ट जर्मनी की ओर भागना शुरू कर दिए। ईस्ट जर्मनी के नेता को लगने लगा कि इसी तरह से अगर सभी देश के लोग चले जाएंगे तो हमारा देश बेकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों देश के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, ईस्ट और वेस्ट। ये आपका वेस्ट जर्मनी और ये आपका ईस्ट जर्मन। तो इसमें यह भी प्रावधान दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ईस्ट जर्मनी को छोड़ करके वेस्ट जर्मनी को भागता है तो उसे गोली मार करके हत्या की जाएगी। यह दीवार लगभग 28 सालों तक खड़ी रही और 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई 1961 में, कब गिराई गई 1989 में, कब तक खड़ी रही, तो 28 वर्ष तक। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्लिन की दीवार किस देशों के बीच थी, तो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में खड़ी थी। मार्शल योजना 1948 में आपका अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल ने एक प्लान बनाया जिसे मार्शल योजना कहते हैं। इस योजना के तहत अल्पविकसित यूरोपीय कंट्री को अमेरिका ने आर्थिक सहायता दिया और उसे साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर खींच लिया। अमेरिका द्वारा परमाणु हमला, पता होगा आपको, 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया, जिससे जापान की कमर टूट गई और जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, शॉक थेरेपी अगर बात करें तो सोवियत संघ को खत्म करने में शॉक थेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहा है। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचा करके उपचार करना। अमेरिका द्वारा चलाई गई पॉलिसी बहुत ही घातक साबित हुई, जिस कारण से सोवियत संघ का अंत हो गया था। अब हमारा टॉपिक हमारा जो है वो आपका है सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ। दोस्तों, सोवियत संघ के पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक,
शॉक थेरेपी, गोरबाचेव और बर्लिन की दीवार। ये कई कारण थे जिस कारण से सोवियत संघ का अंत हुआ। पहला राजनीतिक कारण की बात करें तो लगभग 70 सालों तक सोवियत संघ में एक ही पार्टी कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवाद का राज था। जनता इस पार्टी से उब गई थी क्योंकि इस पार्टी ने कोई नया बदलाव करना बंद कर दिया था, इसलिए जनता ने पार्टी में बदलाव आने की कोशिश की। आर्थिक कारण की बात करें तो अमेरिका सोवियत संघ के नेता ने अपने अधिकतर धन जो है किसमें, हथियारों बनाने में खर्च कर दिए और अमेरिका को टक्कर देने में खर्च कर दिए, इस कारण से सोवियत संघ का अंत हो गया। सांस्कृतिक बात करें तो हम देखते हैं कि सोवियत संघ के देशों का मानना था कि अमेरिका जैसे देशों का विकास हो रहा है और वे सोवियत संघ को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, जिस कारण से सोवियत संघ का अंत होना शुरू हो गया। शॉक थेरेपी की बात करें तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचा करके इलाज करना। यह एक प्रकार से ऐसा बैंक था जो लोन देता था और लोन देने के बाद उनके चीज़ों को औने पौने दामों में खरीदता था। तो शॉक थेरेपी ने ऐसा ही किया और सोवियत संघ के बड़ी बड़ी कंपनियों को औने पौने दामों में खरीद लिया और सोवियत संघ का इससे अंत हो गया। इसके अलावा गोरबाचेव की पॉलिसी, गोरबाचेव की जो नीति थी बहुत ही बेकार थी। उसने वो 1985 में सोवियत संघ का नेता बना और इसने दो प्रकार की पॉलिसी चलाई थी जिसमें हम ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि गोरबाचेव की प्रमुख दो नीति कौन सी थी, तो एक आपका ग्लासनोस्ट और एक आपका पेरेस्ट्रोइका। इस नीति के आधार पर सोवियत संघ का अंत होता है। बर्लिन की दीवार, जो दीवार 1961 में बनी उसे 1989 में गिरा दिया गया, जिस कारण से सोवियत संघ का अंत हो गया। तो ये टॉपिक आपका था सोवियत संघ के पतन कैसे हुए। तो क्वेश्चन आपका था सोवियत संघ के अंत के कारण, सोवियत संघ के अंत के कारण। अगला टॉपिक आपका है कि सोवियत संघ के अंत का परिणाम क्या हुआ। सोवियत संघ के पतन के परिणाम, पतन के परिणाम। तो सोवियत संघ के पतन के जो परिणाम हुए थे वो निम्नलिखित। नंबर 1, पहला, दो ध्रुवीयताओं का अंत। नंबर नेक्स्ट, शीत युद्ध की समाप्ति, कोल्ड वॉर का अंत हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति। नंबर 3, हथियारों की होड़ में कमी, होड़ में कमी। नंबर 4 आपका आता है नव देशों का उदय, नव देशों का उदय। नंबर नेक्स्ट, वैश्वीकरण की शुरुआत। नंबर नेक्स्ट, अमेरिकी वर्चस्व का उदय। ठीक, ये आपके टॉपिक है कि आपके सोवियत संघ के पतन के बाद क्या क्या हुआ था। दो ध्रुवीयताओं का अंत हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका दो ध्रुव थे जिनमें से सोवियत संघ का अंत हुआ और एक ध्रुवीय देश बच गया। शीत युद्ध की समाप्ति, लगभग 45 सालों तक जो है देश के अंदर शीत युद्ध चला था, लेकिन शीत युद्ध जो है अचानक खत्म होने के कारण हम देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति हुई। अचानक खत्म मतलब कि 45 वर्षों तक चला, लेकिन सोवियत संघ के अंत के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति होगी।
हथियारों की होड़ में कमी की बात करें तो हथियारों की होड़ कमी जो है इतनी भयंकर हुई थी कि दोनों देशों के बीच जो है हथियार बढ़ने जा रहे थे। अमेरिका और सोवियत संघ लगातार जो है एक दूसरे को आमना सामना दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो है लगातार हथियार बनाए जा रहे थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि हथियारों की होड़ में जो है जब सोवियत संघ का अंत हुआ तो हथियारों की होड़ में अपने आप कमी आ गई। नव देशों का उदय की बात करें तो सोवियत संघ के अंत के साथ सोवियत संघ के अंदर बड़े बड़े देश के नेताओं जो है बड़े नए नए देश जो है आज़ाद होने शुरू हो गए। इसके अलावा वैश्वीकरण की बात करें तो 1990 में अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण की शुरुआत कर दी और अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो अमेरिका जो है अपने आप को काफी ज्यादा ही आगे मानना शुरू कर दिया और दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व की जो है शुरुआत होनी शुरू हो गई। ये आपके शीत युद्ध और सोवियत संघ के पतन के बारे में बता दिया आपको। अगला आपका जो टॉपिक है वो है आपका अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व में आपके इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मेन एक क्वेश्चन ज्यादा है आपका गोल्फ वॉर, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 घटना है। प्रथम खाड़ी युद्ध जिसे हम गोल्फ वॉर कहते हैं, फर्स्ट गोल्फ वॉर। प्रथम खाड़ी युद्ध जो है ये उस टाइम हुआ जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इराक ने जब कुवैत पर कब्जा किया तो कुवैत एक स्वतंत्र देश था, तो अमेरिका ने कुवैत को आज़ाद कराने के लिए इराक पर अटैक कर दिया। इराक को समझाने का प्रयास किया कि वे कुवैत को आज़ाद कर देंगे। जब अमेरिका के कहने पर इराक ने उसको आज़ाद नहीं किया तो अमेरिका ने जल्दबाजी में इराक के ऊपर अटैक कर दिया और इराक से कुवैत को आज़ाद करवाया, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। उस टाइम के जो इराक के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो आपके जॉर्ज बुश थे। उसने इस कार्रवाई को प्रथम खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 आपका प्रथम खाड़ी युद्ध, इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसी कहते हैं कंप्यूटर युद्ध। इसे हम 3 नाम से जानते हैं। पहला प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और कंप्यूटर युद्ध। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक इसी में कि आपका यूएनओ। ठीक, यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यूएनओ का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही हमारे एग्जाम के व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। यूएनओ की स्थापना उस टाइम पे हुई जब लीग ऑफ नेशन विफल रहा। मैंने बताया आपको कि दूसरे विश्व युद्ध को लीग ऑफ नेशन जो है रोक नहीं पाया, लेकिन फिर से एनजीओ बनाया गया था और यह सुझाव दिया गया कि अब जो एनजीओ बनेगा उसमें यह दिखा जाएगा कि किस प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोका जाएगा। इसके लिए कुछ नए नए इसमें एडिंग किए गए, जिनमें हम देखते हैं यूएनओ में इसके 6 मेंबर बनाए गए, 6 अंग, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। पहला आपका महासभा, दूसरा आपका सुरक्षा परिषद, तीसरा आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा आपका सर्वोच्च न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा आपका ट्रस्टीशिप संरक्षण परिषद,
छठा आपका सचिवालय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ के प्रमुख कितने अंग हैं? तो आपके यूएनओ के प्रमुख 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संरक्षण परिषद और सचिवालय। महासभा में कुल 193 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 से 2.5 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 आपका स्थायी होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी को वीटो पावर मिला हुआ है। तो वीटो पावर एक ऐसा पावर है जो केवल 5 देश को ही मिला हुआ है, 5 देशों को। नाम लिख ले इसका: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इन 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है। इन वीटो का प्रयोग करके ही जो आपका है ये देश जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, वीटो पावर का मतलब होता है कि यूएनओ में कोई भी प्रस्ताव पास करना होता है तो 5 देशों की मंजूरी लेनी होती है। अगर 5 में से एक देश ने भी वीटो करने से इनकार कर दिया तो वो वीटो रद्द हो जाता है। वीटो एक प्रकार की शक्ति होती है और एक प्रकार का इसमें प्रस्ताव पास किया जाता है। 10 अस्थायी जो सदस्य देश होते हैं उनमें भारत भी जो है लगभग अब तक 7 से 8 बार जो है सदस्य बन चुका है और अस्थायी मेंबर जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक, अभी भारत जो है यूएनओ का अस्थायी मेंबर है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल आपके 53 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जो विश्व के अंदर आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करता है। इसके लिए कई तरह के एनजीओ बनाए गए हैं, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे बहुत सारे संगठन बनाए गए जो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो विश्व का यह सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जिनमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 जज होते हैं, जिनका कार्यकाल मात्र 9 वर्ष का होता है। 9 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। ठीक, भारत की तरफ से 2 ऐसे व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात जज रह चुके हैं, जिनमें आपका विजय लक्ष्मी पंडित और डॉक्टर नागेंद्र नाथ भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। संरक्षण अर्थात ट्रस्टीशिप काउंसिल उसे कहते हैं जिन देशों ने यूएनओ का कार्यभार सौंपा था, लेकिन आजकल इस परिषद का ज्यादा काम नहीं है। सचिवालय की बात करें तो यूएनओ के अंदर एक कार्यालय है जिसका एक हेड है, जिसे हम चेयरमैन कहते हैं। ठीक, उस हेड को हम महासचिव कहते हैं और अभी वर्तमान में जो वान की मून है वो आपके लगातार 2 बार से एंटोनियो गुटरेस है जो लगातार 2 बार से यूएनओ के महासचिव बनते आ रहे हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल मूल के हैं एंटोनियो गुटरेस। ठीक, ये आपके यूएनओ के 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संरक्षण परिषद और सचिवालय। क्वेश्चन में पूछ दे कि क्या भारत जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, स्थायी सदस्य है? तो भारत जो है यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है, बल्कि अस्थायी मेंबर अभी वर्तमान में भारत जो है। ये आपके यूएनओ का मेन आपका क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएनओ में स्थायी मेंबर लेने के लिए एक देश के पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो यूएनओ में एक देश के पास योग्यता, अगर यूएनओ में स्थायी मेंबर लेने की चाहिए बात हो तो यूएनओ में कई तरह के नियम बनाए गए हैं, जो नियम निम्नलिखित है। जैसे कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, क्षेत्रफल अच्छा हो, क्षेत्रफल का विस्तार, जनसंख्या अच्छी खासी, जनसंख्या का अधिक होना,
ठीक। यूएनओ के सभी पक्षों का समर्थन, मानव अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा और आतंकवादी विरोधी कार्यक्रम। इसके अलावा विज्ञान के दृष्टि से काफी अच्छा देश, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से अच्छा देश। अगर एक देश के पास ये तमाम सभी चीजें होती है तो वो देश यूएनओ के परमानेंट मेंबर लेने के लिए राजी है। तो भारत के पास क्या सब चीज है? हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी। लेकिन यूएनओ के सभी पक्षों की बात करें तो भारत यूएनओ के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनमें समर्थन नहीं दिया, जैसे कि एनटीपीटी हस्ताक्षर हुआ था, एनटीपीटी, सीटीबीटी, ये ऐसे हस्ताक्षर थे जो परमाणु निषेध करने का अधिकार था कि जो भी देश है वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे। भारत ने इसका विरोध किया कि जो है ये भेदभाव पर आधारित था, जिस कारण से आज भारत को वीटो पावर मिलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसके अलावा चाइना जो है मेन जो है विरोधी देश बना हुआ है भारत को वीटो पावर देने में। तो यूएनओ चैप्टर से इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो एमसीक्यू आपके सारे जो है कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर का, जो आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमारा देश जो है विभाजन हुआ। हमारा देश विभाजन क्यों हुआ? क्या कारण था कि हमारा देश जो है दो भागों में बट गया? भारत को दो भागों में बटने का जो पहला कारण था वो था आपका फूट डालो और राज करो की नीति, राज करो की नीति। ठीक। दूसरा आपका था मुस्लिम लीग की स्थापना। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक। इसके अलावा आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके अलावा आपका मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत को विभाजन कराने में इन सभी नियमों का काफी ज्यादा ही रोल रहा है। फूट डालो और राज करो की नीति का अर्थ है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर राज्य करने के लिए फूट डालो अर्थात हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वा दिया, जिस कारण से दोनों धर्मों के बीच नफरत सी पैदा हो गई और यही नफरत जो है आगे जाकर के देश को दो भागों में बांट दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में आगा खां और सलीम मुल्ला खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की और इन्होंने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी। लेकिन उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मांग नहीं की थी, बस उन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात कही थी। हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे को देख करके हिंदू सांप्रदायिक जो है बढ़ने शुरू हो गए थे। ठीक। तो इसके बाद
हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक। हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक, मुस्लिम सांप्रदायिक थे जमायती इस्लामी, शिम्मी, ऐसे सांप्रदायिक संगठन थे जो दंगे फैलाने की बात कर रहे थे। इसी तरह से हिंदुओं ने भी अपने सांप्रदायिक संगठन बना लिए, जैसे कि हिंदू महासभा, आरएसएस। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, और इस प्रकार से दोनों मिलकर के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात करें तो 1925 में कवि मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्रीय का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि दो देशों की मांग की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो 1942 में मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, और इसके आधार पर जो है दंगे फैलाने का आदेश दे दिया। देश जो है दंगे की आग में भड़क करके दो भागों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसके बाद विभाजन के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी भारत के पास, वो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी? टॉपिक आपका है कि आजादी के बाद भारत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें आपका पहला था सांप्रदायिक दंगे, दूसरा विभाजन की समस्या, आर्थिक समस्या, तीसरा लोकतंत्र की समस्या, चौथा रजवाड़ों की समस्या, और एकता की समस्या। ठीक, सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रहे थे, और ये लड़ाई इतना भयंकर हुआ कि दो देश जो है आपस में ही बट गए, और यही दो देश जो है दो भागों में बंटने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक नया देश बन गया। विभाजन की समस्या की बात करें तो विभाजन की समस्या पता है आपको, दंगों के आधार पर होने शुरू हो गए। आर्थिक समस्या की बात करें तो देश के अंदर जब देश दो भागों में बटा तो भारत के पास जनसंख्या अधिक मात्रा में आ गई और भूभाग कम रह गया, उपजाऊ भूमि कम रहेगी, जिस कारण से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई। लोकतंत्र की बात करें तो देश के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, क्योंकि 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1951 में पहली बार हमारे यहाँ पे आम चुनाव हुआ। लगभग 4-5 वर्षों के बाद हमारे यहाँ पे आम चुनाव हुआ था। देखो कितना डिले हो गया था, और इतनी बड़ी समस्या हुई थी कि लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत में लाया जाए। रजवाड़ों की बात करें तो सबसे मेन मुद्दा तो रजवाड़ों का था, जिनमें 565 देशी रजवाड़े थे। इन रजवाड़ों में कुछ तो ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। सरदार पटेल सभी रजवाड़ों को आसानी से मिला दिया, लेकिन कुछ ही रजवाड़े ऐसे थे जो भारत में नहीं मिलने जा रहे थे, जिनमें आपको मैं नाम बताऊंगा और उनको मैं बताऊंगा किस प्रकार से कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो अपनी मनमर्जी से भारत में नहीं मिले। रजवाड़ों को मिलाने में सरदार पटेल, जिसे लौह पुरुष कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारत के अंदर रजवाड़े
दोस्तों जी आपके जम्मू कश्मीर था, जी जम्मू कश्मीर था जो रजवाड़ा भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये आपका हैदराबाद, यहां आपका मणिपुर और ये आपका जूनागढ़। जम्मू कश्मीर के राजा था हरि सिंह, राजा हरि सिंह। हैदराबाद का निजाम था। मणिपुर का बौद्ध चंद्र था और जूनागढ़ का जो शासक था वो था महाबत खान। इतना आपको याद रखना है कि ये रजवाड़े जो थे भारत में विलीन होने से मना किए थे। इन सभी के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, उनमें मैं आपको जम्मू कश्मीर बताऊंगा, हैदराबाद बताऊंगा, मणिपुर बताऊंगा और जूनागढ़ बताऊंगा। इनमें याद क्या करना है कि पहली बार जो वैश्य मताधिकार हुआ था वो कहां हुआ था? मणिपुर में हुआ था। पहला राजकुल बना था, 22वां राज आपका 22वां राजा बना था मणिपुर। हैदराबाद का राजा कौन था? निजाम। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह और महाबत खान जो था आपका जूनागढ़ का राजा था। इसके बाद जो समस्या आई थी वो एकता की समस्या आई थी कि इतने विविधताओं में एकता, भारत को किस प्रकार से एक किया जाए, जहां पे अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग निवास करते हैं, उनमें एकता कैसे कायम किया जाए। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर इन समस्याओं को निपटाया गया और फिर देश को एक करने का प्रयास किया गया। अगला टॉपिक आपका है नियोजित विकास। नियोजित विकास में आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग पढ़ना है और हरित क्रांति पढ़नी है। ठीक है। नियोजित विकास में पहला आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान कहते हैं इसको। पंचवर्षीय योजना मतलब ऐसी योजना जो 5 वर्ष के अकॉर्डिंग बनाया गया था और इसके आधार पर देश को विकसित करने का प्रयास किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1991 से 51-56 तक बेहतर कृषि की बात कही गई थी। किस पे? एग्रीकल्चर के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इसके आधार पर हम देखते हैं कि देश के अंदर बड़े बड़े बांध बनाए गए थे, जिनमें आपका भाखड़ा नांगल डैम जो है सबसे महत्वपूर्ण डैम था, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इन जगहों को पानी और बिजली उपलब्ध करवाया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि व्यवस्था को कायम किया गया। इतना याद रखना आपको, कृषि व्यवस्था को। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच, जिसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया। भारी उद्योग पर जोर दिया गया और इस पंचवर्षीय योजना को लागू करने में पीसी महालनोबिस जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका योगदान और नेहरू जी का योगदान रहा। इस योजना के तहत बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम, राउरकेला, टाटा जैसे बड़े बड़े लौह इस्पात उद्योग को लाया गया और भारत को एक तकनीक और उद्योग क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1967, जिसके बीच आपका हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी अर्थात हरियाली आना। हरित क्रांति के कुछ अच्छे प्रभाव पड़े और कुछ बुरे प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। हरित क्रांति एक ऐसा क्रांति था जिसमें हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर अनाज की उत्पादकता में काफी ज्यादा ही बढ़ोतरी हुई थी। हम देखते हैं कि पहले हम अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग रशिया, इन देशों से हम अनाज को खरीदते थे, लेकिन जब हमारे देश में हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के बाद हम जो है अनाज को बेचना भी शुरू कर दिए थे। हरित क्रांति को लाने में देश के नेताओं का काफी योगदान रहा और इसमें HYV बीज का प्रयोग किया गया।
ठीक, हाई क्वालिटी के बीज था जिसमें एक बीज से अनेक बीज बनाया जा सकता था। यह हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी रूप से फैला। हरित क्रांति के कुछ अच्छे प्रभाव और कुछ बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अच्छे प्रभाव, अच्छे प्रभाव की बात करें तो अनाज के क्षेत्र में वृद्धि, अनाज के क्षेत्र में वृद्धि नंबर 1। नंबर 2, राजनीतिक गतिविधि मजबूत, राजनीतिक गतिविधि मजबूत। आर्थिक स्थिति मजबूत, रोजगार के अवसर, अनाज के क्षेत्र में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के आने से गेहूं और चावल के क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती चली गई, जिस कारण से हमारे देश में जो है उत्पादक क्षेत्र में काफी ज्यादा ही बढ़ोतरी हुई। राजनीतिक गतिविधि का मजबूत, राजनीतिक गतिविधि की बात करें तो हमारी जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफी अलग अलग देशों में फैल गई थी और हमारे देश की पहचान जो थी अमेरिका तक पहुंच गई थी। इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता बनके उभर चुकी थी। आर्थिक स्थिति मजबूत, हम जो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए थे वो हम अनाज बेच करके अपने वर्ल्ड बैंक कर्जा जो भी चुका दिए थे और एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी नया साधन में मिल गया था। रोजगार के अवसर, हम देखते हैं कि हरित क्रांति जब आई थी कृषि के काम के लिए रोजगार मतलब लेबरों की आवश्यकता हुई थी, तो बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल गया था। अब हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव, तो ये अल्पकालीन था, अल्पकालीन, ये कम टाइम तक रहा, इस कारण से बहुत समस्या उत्पन्न हुई थी। सीमित क्षेत्र, इसका क्षेत्र था वो सीमित था, कुछ ही क्षेत्र में यह विकसित हुआ, जिस कारण से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में अकाल जैसी समस्याएं 1970 दशक में शुरू हुई थी। इसके अलावा गरीब किसानों का शोषण, गरीब किसानों का शोषण। हरित क्रांति के आने से गरीब किसानों की भूमि छीन हो गई। बड़े बड़े किसानों ने, जमींदारों ने गरीब किसानों, छोटे मोटे किसानों से जमीनें छीन ली और उन पर खेती करना शुरू किया और बहुत से किसान भूमिहीन हो गए। ठीक, जिस कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक परिणाम और कुछ नकारात्मक परिणाम हुए। इसके अलावा एक आता है श्वेत क्रांति। 1970 के दशक में गुजरात के अंदर वर्गीज कुरियन नामक एक दूध उत्पादक था, जिन्होंने क्या किया, व्यापारी था, उन्होंने क्या किया, अमूल दूध को आगे बढ़ाया और देश के अंदर दूध उत्पादन में वृद्धि किया और इससे जो है श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस प्रकार से आपका नियोजित विकास जो था खत्म हो गया। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना जो है वो नीति आयोग में बदल गया। पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग में बदलने का निर्णय जो है 2015 में आपका श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री थे वो जो है निर्णय लिए और नीति आयोग का अध्यक्ष बने और देश के अंदर नई तरीके से पंचवर्षीय योजना खत्म करके नई तरीके से जो है देश के अंदर विकास करने का प्रयास किया गया। 12 पंचवर्षीय योजना देश में लागू हुआ था। इसके बाद देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने पंचवर्षीय योजना की जगह पे नीति आयोग ला करके देश को विकसित करने का प्रयास किया। अब लास्ट हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, ये पता होगा दोस्तों आपको कि भारत एक मजबूत देश बनता जा रहा है, उसका मेन कारण है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति में कई भारत के नियम शामिल है, जिनमें आपका पहला आपका गुटनिरपेक्ष की नीति, गुटनिरपेक्ष की नीति। ये पता होगा कि भारत जो है गुटनिरपेक्षता के आधार पर अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। भारत सही बातों का समर्थन करता है और गलत बातों का विरोध भी करता है। इसके अलावा भारत जो है पंचशील योजना पर, पंचशील योजना, पंचशील योजना का अर्थ होता है कि शांति के 5 सिद्धांत, एक ऐसे सिद्धांत जिनमें 5 तरह के सिद्धांत लाए गए थे और यह पंचशील योजना भारत और
चीन के बीच 1954 में हुआ था और भारत जो है एक दूसरे के बीच जो है समझौते होने के बाद भारत जो है एक मजबूत देश बनने का प्रयास किया। पंचशील योजना का अर्थ है शांति के 5 सिद्धांत, जिनमें पहला सिद्धांत यह था कि एक दूसरे देश पर अटैक ना करना, दूसरा यह था कि एक दूसरे की एकता और अखंडता विश्वास करना, तीसरा यह था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, व्यापार में सहयोग करना और विवाद के मुद्दों को बातचीत द्वारा हल करना। ये शांति के प्रमुख 5 सिद्धांत थे और 1955 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग गए थे। विदेशी संबंध की बात करें तो आज भारत के जो संबंध है विदेशी काफी अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी के टाइम से ही और नेहरू जी के टाइम से लेकर नरेंद्र मोदी के टाइम तक भारत जो है अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, जापान, ठीक जितने भी देश है, फ्रांस, इन सभी देशों से मजबूती संबंध स्थापित किया, व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया, ठीक सैनिक शक्तियों को आगे बढ़ाया और आज जो है बड़े पैमाने पर भारत की विदेश नीति काफी मजबूत होती जा रही है। यूएनओ का समर्थन की बात करें तो भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ में शामिल हो गया था और तब से भारत आज तक यूएनओ का समर्थन करता आ रहा है। मानव अधिकारों के समर्थन की बात करें तो भारत जो है मानव अधिकारों का समर्थन करता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। ठीक इसके आधार पर भारत जो है 1993 में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार नीति लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1948 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में भारत ने किया था। इसके आधार पर भारत जो है अपनी विदेश नीति को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा भारत की परमाणु नीति की बात करें तो 1974 में परमाणु नीति भारत की परमाणु नीति की बात करें तो 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। 28 मई 1974 को राजस्थान के खेतरी जिले में पोखरण नामक स्थान है, वहां पे आपका जो है पहला परमाणु परीक्षण करके यह साबित कर दिया कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। एनपीटी का विरोध किया, सीटीबीटी का विरोध किया, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत की परमाणु नीति शांतिपूर्ण तरीके के लिए होगी। भारत पहले किसी देश पर हमला नहीं करेगा, जब भारत पर कोई आगे से हमला करेगा तब जाकर भारत जो है परमाणु बम का हमला करेगा, वरना भारत जो है शांतिपूर्ण कार्य के लिए परमाणु हमला करेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले। ये टॉपिक आपका ऑल ओवर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आज वो वही है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जितने भी 12th के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस पूरे 1 घंटे की वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।